हमारे इंडियन सोसाइटी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक सोसाइटी के तौर पे हम सब लोगों को इफ़ेक्ट करती है। पॉलिटिक्स बीइंग वन ऑफ दैट। पॉलिटिक्स में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। भारत का लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अति करके, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अनुसार चला के, बहुत डिक्टेटरशिप करके या बहुत ज़्यादा अपनी मनमर्जी की चीज़ें चला के आप भारत के लोगों को और भारत की राजनीति को, भारत की सोसाइटी को बहुत ज़्यादा दिन कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो पॉलिटिक्स है उससे दरअसल हमारे लाइफ में, आप चाहो ना चाहो, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा उससे कंट्रोल्ड होती है और बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। पॉलिटिक्स जो हमारे लाइफ को बहुत बहुत हद तक और बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं और उन कमियों में कुछ कमियां ऐसी हैं जो बेशर्मी की हद तक हैं। उन कमियों को छिपाया जाना या उन कमियों के ऊपर ध्यान नहीं देना एक सोसाइटी के तौर पे हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत पीछे ले जा रहा है। पॉलिटिक्स में ऐसी ही एक कमी है नेपोटिज्म की। हालांकि नेपोटिज्म जो है वो हमारे लाइफ में बहुत सारे चीज़ों में आता है। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन को देके जाते हैं, अपने ही फैमिली के। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो टाटा जो एक एम्पायर है, उसमें टाटा फैमिली के बाहर के बहुत सारे लोग टॉप पोजीशंस पे आए हैं। रूसी मोदी एक हुआ करते थे, वो टाटा स्टील के टॉप बॉस थे। उसी तरह जो चंद्रशेखरन साहब थे वो टीसीएस के बॉस थे, उसके बाद टाटा सन्स के भी बॉस बने। और इसके अलावा साइरस मिस्त्री थे, वो टाटा फैमिली से नहीं थे, वो बाय मैरिजेस उनका अपना एक रिलेशन भले था, लेकिन वो साइरस मिस्त्री टाटा फैमिली से नहीं थे। अब टाटा फैमिली जो है, टाटा जो बिजनेस है, उसमें बहुत सारे लोग बाहर से भी आए जो टॉप पोजीशंस पे गए। लेकिन ज्यादातर फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में या ज्यादातर जो प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस है उसमें भी वो फैमिली, जो प्रमोटर की फैमिली होती है, वही उसके बॉस रहते हैं। ठीक है, बिजनेसेस में ये चल सकता है, लेकिन आप देखो फिल्म में बहुत सारा नेपोटिज्म है और फिल्मों में नेपोटिज्म के बारे में अक्सर बातें होती रहती हैं। लेकिन जो पॉलिटिक्स का नेपोटिज्म है, ये दरअसल हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और ये हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कर्ज है जिसको खत्म किया जाना बहुत आवश्यक है। लेकिन इंडियन सोसाइटी के लिए क्या परिवारवाद कोई मुद्दा है? कोई क्या नेपोटिज्म कोई मुद्दा भी है? इंडियन सोसाइटी में आप देखो तो बहुत स्विफ्टली नेपोटिज्म को आदरणीय इंदिरा गांधी के समय से, या आप उससे पहले भी कह लो, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू के समय से ही घुसा दिया गया। I mean, आप देखो तो आदरणीय जवाहरलाल नेहरू के पहले उनके पिता मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे। और उनके टाइम के जितने कांग्रेस के बड़े लीडर थे, शायद ही किन्हीं के फैमिली के लोग कांग्रेस में इतने प्रोमिनेंट पोस्ट पे पहुंचे होंगे। इंडियन पॉलिटिक्स में इतने प्रोमिनेंट जगह पर तो खैर कोई पहुंचा ही नहीं है उस फैमिली को छोड़ के। लेकिन कांग्रेस में भी इतनी प्रोमिनेंस किसी और फैमिली को नहीं मिली। आदरणीय मोतीलाल नेहरू थे, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू आए, उनकी बेटी इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, आज राहुल हैं, प्रियंका हैं, सब लोग हैं। तो क्या ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप देखो तो एक फैमिली, और हर एक स्टेट में भी अगर आप देखो तो लगभग लगभग एक एक फैमिली हर एक स्टेट को रूल कर रही है, कहीं कहीं पर दो फैमिलीज रूल कर रही हैं। तो क्या ये मुद्दा है या नहीं? क्या आम आदमी जो सड़कों पे पसीना बहाता है, ऑफिस में पसीना बहाता है, देश के निर्माण में तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, जीडीपी में तो उसके भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसकी भी जो प्रोडक्टिविटी है वो जीडीपी में कैलकुलेट होती है, देश के इनकम में कैलकुलेट होती है, कंट्री के कंस्ट्रक्शन में, कंट्री को बनाने में उन लोगों का भी योगदान रहा, हमसे पहले वाली दो पीढ़ियों का भी योगदान रहा। लेकिन सेंट्रल में अगर आप देखो तो सिर्फ एक गांधी फैमिली आई, हर एक स्टेट में एक एक फैमिली आई। तो क्या ये जो नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में है ये इशू है या नहीं है? ये हमारे लिए बुरा है या अच्छा है? हम लोग कभी क्या इस पे सोचेंगे? जो देश के निर्माण में आदरणीय नेहरू जी के साथ साथ और भी लोगों ने जो योगदान दिया, जो एक आम आदमी ने योगदान दिया, जो एक आम किसान ने योगदान दिया, जो एक आम लेबर ने योगदान दिया, उसका कहाँ उसमें एस्पिरेशन, उसकी फैमिली के एस्पिरेशन, उसकी पीढ़ियों के एस्पिरेशंस को कहाँ हम लोग लेके चल रहे हैं? क्या सिर्फ थोड़ा सा रोटी का एक टुकड़ा फेंक देना रिजर्वेशन के नाम पे, या कुछ नौकरियों में डाल देना, या एक आध कहीं कहीं पर मंत्री बना देना, क्या यही उसके एस्पिरेशन है? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। आज के डेट में तो लोग
जो पैसे लेके आ जा रहे हैं, चाहे उन्होंने किसी तरह से पैसा कमाया हो, अगर उनके पास पैसा है तो वो किसी एक छोटी पार्टी को पकड़ लेते हैं, उस छोटी पार्टी में थोड़ी बहुत फंडिंग करते हैं, छोटी पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, वो सांसद बन जाते हैं, वो विधायक बन जाते हैं। अलग अलग जगहों पर ये केस होता है, क्योंकि ज्यादातर पार्टियां कहीं ना कहीं एक ग्रैंड अलायंस के ही इर्द गिर्द घूमती है, या तो वो कांग्रेस का ग्रैंड अलायंस होगा या बीजेपी का ग्रैंड अलायंस होगा, और उसमें छोटी पार्टियों को थोड़ी बहुत जो भी रोटी मिल जाती है, और वो जो छोटी पार्टियां हैं वो भी एक्चुअली चल रही है नेपोटिज्म के बेसिस पे, इसलिए उसमें लोग जुड़ जाते हैं, पैसे हैं उनके पास, वो आज की पॉलिटिक्स पूरी की पूरी पैसे की पॉलिटिक्स हो गई है। और जो पहले से जिनके पास पैसे हैं, जो फैमिलीज पहले से देश को रूल कर रही हैं, पॉलिटिक्स को इफेक्ट कर रही हैं, वही फैमिलीज आज अपने पैसे के दम पर अपने लोगों को आगे बढ़ा रही है, चाहे छोटे लेवल पे हो या फिर जो इन लोगों ने पहले से पावर को एक्वायर किया है वो बड़े लेवल पर अपनी फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल हमारे देश के मीडिया और हमारे देश के इंटेलिजेंसिया पे। हमारे देश के मीडिया ने इस नेपोटिज्म को एक टॉपिक बना के छोड़ दिया। हाँ, परिवारवाद है, लेकिन अब उसको इतना ज्यादा इजी कर दिया है उन लोगों ने, इतना ज्यादा नेचुरल सा कर दिया है कि हाँ ठीक है यार, पॉलिटिक्स में तो परिवारवाद चलता ही है, पॉलिटिक्स में हर एक पार्टी अपने फैमिली को बढ़ाती है। नहीं बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत ऊपर तक गई। आज तीसरे टर्म में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी नेपोटिज्म को नहीं बढ़ाती है। आप एग्जाम्पल तुरंत देने लगोगे, हो सकता है कि आदरणीय राजनाथ सिंह और उनके बेटे का आप एग्जाम्पल देने लगोगे, आदरणीय प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर का आप एग्जाम्पल देने लगोगे, कि आदरणीय कल्याण सिंह के पुत्र जो हैं आदरणीय राजवीर सिंह, या आदरणीय कल्याण सिंह के जो पौत्र हैं वो भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, उनके पिता आदरणीय राजवीर सिंह सांसद हैं। ठीक है, ये नेपोटिज्म नहीं है। ये नेपोटिज्म इसलिए नहीं है क्योंकि इतना छोटा लेवल है देश में यार, 1200-1300 विधायक हैं। उन लोगों में से 2-4 विधायक हो गए, 2-4 सांसद हो गए। देश में तकरीबन 800 सांसद हैं, उनमें से 2-4 सांसद हो गए। ये नहीं होता। जहां उनके पिता हैं वहां उनके बेटे ज्यादातर पॉलिटिक्स नहीं करते। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश की राज्य की पॉलिटिक्स में थे, तो आदरणीय अनुराग ठाकुर सेंट्रल पॉलिटिक्स में आ गए। आदरणीय राजनाथ सिंह सेंट्रल की पॉलिटिक्स में हैं, तो आदरणीय पंकज सिंह उनके जो बेटे हैं वो स्टेट की पॉलिटिक्स में। ये बड़ा इशू नहीं है। आप देखो, एक फैमिली इस देश को सेंटर से रूल कर रही है, और हर एक स्टेट में 1 या 2 फैमिली उस स्टेट को रूल कर रही है। आप जम्मू कश्मीर से शुरू करो, अब्दुल्लाज हैं वहाँ, मुफ्तीज हैं। पंजाब में आ जाओ, बादल्स हैं। उसके बाद आप हिमाचल में आ जाओ, वहाँ धूमल फैमिली है, वहाँ पर आदरणीय वीरभद्र सिंह की फैमिली थी, आज भी है। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में आ जाओ, आदरणीय मुलायम सिंह यादव की फैमिली है। आदरणीय बहन जी ने भी अपने भतीजे को, आकाश को, वो लेके आई, फिर उनको निकाला, फिर से वो लेके आई। अभी क्या स्टेटस है आई डोंट नो। राजस्थान में चले जाओ तो वहां पर भी आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया की एक फैमिली है, बीजेपी में है, ठीक है, लेकिन आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जब से स्टेट की पॉलिटिक्स में है, उनके बेटे दुष्यंत सिंह आदरणीय वो शायद सेंट्रल की पॉलिटिक्स में है, वो शायद एमपी विधायक नहीं। लेकिन अदर पार्टीज को आप देखो, कांग्रेस की जो फैमिली ट्री है वो स्टेट्स में भी उनके जो स्टेट्समैन हैं उनकी अपनी फैमिली चल रही है। आदरणीय तरुण गोगोई की फैमिली चल रही थी, आज उनके बेटे सेंटर में हैं, लेकिन वो इसलिए हैं क्योंकि वो राज्य में, स्टेट में नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए वो सेंटर में चले आए हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव की फैमिली जब पावर में रहती है स्टेट में, तब वो स्टेट में रहती है सबके सब। जब वो आउट ऑफ पावर रहते हैं तो वो सबके सब सेंट्रल पॉलिटिक्स में रहते हैं। बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव की फैमिली, आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा की भी फैमिली, उनके भी पुत्र भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। लेकिन ऐसे अब आदरणीय नीतीश मिश्रा को कितने लोग जानते हैं? उनके पिता के जाने के बाद ही पॉलिटिक्स में सक्रिय राजनीति से एक तरह से वो जब निकल गए बाहर आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा, तब आदरणीय नीतीश मिश्रा है। तो ये फर्क है और ये फर्क को समझना होगा। ये फर्क की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी में जो अननोन बैकग्राउंड से लोग आए, जो अननोन बैकग्राउंड के लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं। एक 2019 लोकसभा के बाद स्टडी आई थी, उसमें यह था कि अंडर 30 के जितने भी एमपीज थे सारे के सारे 100% किसी ना किसी फैमिली से बैक्ड थे, किसी ना किसी फैमिली से आते थे। अंडर 50 जितने थे उनमें भी
60 या 80% लोग किसी न किसी फैमिली से आते थे। तो क्या आम आदमी जो इस देश में अपना खून पसीना बहा रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, टैक्स दे रहा है, सरकार को झेल रहा है, उसकी नीतियों को झेल रहा है, उसके नीतियों के इफेक्ट को झेल रहा है, क्या उसके एस्पिरेशंस नहीं है? और अगर उसके एस्पिरेशंस हैं तो सब लोग मिलके हम लोगों को पागल क्यों बना रहे हैं? मीडिया और इंटेलिजेंसिया जो भी पावर में आ जाता है उस फैमिली के ही गुण गाने लगती है, ये भूल कर कि वो परिवारवाद है, नेपोटिज्म है, उसको एक वन लाइनर बना दिया जाता है कि है तो नेपोटिज्म, लेकिन चलिए ये नेता है, इनको मान लेते हैं। ऐसे नेता तो नहीं बनते ना। तो इंटेलिजेंसिया क्यों सोई हुई है? मीडिया क्यों सोई हुई है? बीजेपी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाना बेसिकली सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग का कोशिश है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी पे परिवारवाद बहुत ज्यादा चिपकता नहीं है। बीजेपी के ऊपर परिवारवाद बहुत ज्यादा आप प्रूव नहीं कर सकते। 2, 4, 5 इंसिडेंट लाके आप बीजेपी को परिवारवादी पार्टी, नेपोटिज्म वाली पार्टी नहीं कह सकते। बीजेपी में कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बन जाता है, लेकिन बिना आरएसएस के बैकग्राउंड के। आरएसएस में जब लोग रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो जमीन पे काम करते हैं, छोटे लेवल पे ही काम करते हैं, लेकिन काम करते हैं। जब बीजेपी में भी आते हैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा और अन्य जगहों पर काम करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी तो सीधे सांसद बने थे। आदरणीय सोनिया गांधी तो सीधे कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश तो हुई थी जब आदरणीय राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तभी उन्होंने नहीं चुना उसको। और कुछ दिनों बाद फिर आदरणीय सीताराम केसरी को हटा के आदरणीय सोनिया गांधी आई, और वो लगभग अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने उसके पहले लगभग लगातार ही थी। बीच में 1-2 साल के लिए आदरणीय राहुल गांधी आए थे। तो बीजेपी में जो भी परिवार का भी व्यक्ति आता है वो कहीं ना कहीं संघ में जमीन पर काम कर चुका होता है, बीजेपी में जमीन पर काम कर चुका होता है। क्योंकि संघ में रहने के लिए बिना आपको काम किए, बिना आपको दायित्व का निर्वहन किए आप तो आ ही नहीं सकते, संघ में रह ही नहीं सकते। संघ में अगर आप जुड़ते हो, अगर आप शाखा में जाते हो तो आपको दायित्व दिया ही जाएगा, आपको करना ही होगा। समाज के लेवल पर उसके कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि आप समाज से जुड़ते ही हो, समाज के साथ काम करते ही हो। फिर इसीलिए नेपोटिज्म, देखिए क्या होता है, आरोप लगाना एक चीज होता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, वो चिपकते नहीं। परिवारवाद के आरोप 1-2 एग्जाम्पल को लेकर ही उसी को जनरलाइज करके लगाए जाते हैं, वो चिपकते नहीं, लेकिन क्षेत्रीय दलों पे चिपकते हैं। आप तमिलनाडु में चल जाओ, आदरणीय करुणानिधि की फैमिली आज M.K. स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री हैं। M.K. स्टालिन के पुत्र भी वहां पर शायद मंत्री हैं, ये मैं कंफर्म नहीं हूं उनके पुत्र के बारे में, लेकिन वहां पर पॉलिटिक्स में है, वो विधायक या तो जरूर है, मंत्री हैं या नहीं आई डोंट नो। आप आंध्र प्रदेश में चले हो, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू के जो बेटे हैं, नाला लोकेश या ऐसा ही कुछ नाम है, वो वहां के मंत्री हैं। आप तेलंगाना में चले हो, आदरणीय KCR के गवर्नमेंट में उनके पुत्र मंत्री थे। कर्नाटक में आप चले आओ, देवगौड़ा फैमिली है, मुख्यमंत्री बन गए थे उनके आदरणीय देवगौड़ा के जो छोटे पुत्र हैं, वो तो मुख्यमंत्री भी बन गए थे कांग्रेस की सहायता से। आदरणीय देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, उनके पुत्र मुख्यमंत्री बन गए। उनके कितने सारे परिवार के, आदरणीय देवगौड़ा के एक प्रज्वल रवैन्ना जो थे वो उनके पोते हैं और वो सांसद थे, अभी उनको उम्र कैद की सजा हुई है। महाराष्ट्र में चले आओ तो आदरणीय बाल ठाकरे की फैमिली चली रही है, आदरणीय शरद पवार की फैमिली है, उनके भतीजे आज दूसरे पार्टी में चले गए हैं, इनफैक्ट दूसरे ग्रुप में चले गए हैं, पार्टी उन्होंने अपने चाचा से छीन ली है। आदरणीय बाल ठाकरे कहा भी करते थे कि मैं अपनी पार्टी की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, लेकिन उनके बेटे ही, और इनफैक्ट जब उनके भतीजे भी उसमें आ रहे थे आदरणीय राज ठाकरे, तो आदरणीय राज ठाकरे को साइडलाइन किया गया और उनके बेटे आदरणीय उद्धव ठाकरे ही उनकी शिवसेना के लीडर बने। मध्य प्रदेश में आदरणीय दिग्विजय सिंह, उनके बेटे आज भी वहां पर विधायक भी हैं और वो आदरणीय कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे। आदरणीय कमलनाथ खुद छिंदवाड़ा से सांसद हुआ करते थे, अभी उनके पुत्र आदरणीय नकुलनाथ वहां से सांसद हैं, या इस बार शायद 2024 के चुनाव में वो हार गए। तो हर एक स्टेट में आप जहां भी चले जाओ, पश्चिम बंगाल में आदरणीय ममता बनर्जी, बहुत क्लीन इमेज है, बहुत क्लीन इमेज है। विपक्ष हमेशा कहता है कि ईडी से आप सरकारों को डरा रहे हो, सीबीआई से सरकारों को डरा रहे हो। 2 ऐसे भारतीय राजनीति में नेता हैं, 3 इनफैक्ट, अब तो आदरणीय नवीन पटनायक सक्रिय राजनीति में नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या अगेंस्ट हो, कभी किसी ईडी ने, कभी किसी सीबीआई ने उनके दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। आदरणीय ममता बनर्जी, कभी किसी ईडी, कभी किसी सीबीआई ने उनके दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। उनके भतीजे का केस अलग है, आदरणीय अभिषेक बनर्जी का केस अलग है, लेकिन उनके दरवाजे पे दस्तक नहीं दी।
आदरणीय नवीन पटनायक को कोई नहीं पता। आदरणीय नवीन पटनायक खुद एक नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं। आदरणीय नवीन पटनायक के पिता आदरणीय बीजू पटनायक भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन नवीन बाबू के यहाँ कभी कोई ईडी, कभी कोई सीबीआई नहीं आ पाई, कभी वो केंद्र सरकार के साथ नहीं रहे। कांग्रेस की भी जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो वो साथ में नहीं थे, बीजेपी की भी जब गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, वो साथ में नहीं रहे, लेकिन कोई नहीं पहुंच पाया। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जिन लोगों ने अपने परिवार को आगे नहीं किया, उन लोगों की अपनी इमेज बहुत क्लीन है। कम्युनिस्टों की इस मामले में अपनी इमेज बहुत क्लीन है। आप कम्युनिस्ट पार्टीज में नहीं देखोगे कि उसमें परिवारवाद आ रहा है। आदरणीय वृंदा कारात हैं, आदरणीय प्रकाश कारात हैं, लेकिन दोनों एज ए इंडिविजुअल आगे बहुत बढ़े, उन्होंने विवाह किया, अच्छी बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती। उनका पारिवारिक, उनका पर्सनल लाइफ क्या है उससे मतलब नहीं, लेकिन दोनों बहुत प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट थे। लेकिन जो ये पार्टियों में चल रहा है, आज बिहार में आदरणीय राहुल गांधी की, आदरणीय तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, आप उनके गाड़ियों पे देखो ना, आदरणीय राहुल गांधी नेपोटिज्म के प्रोडक्ट, आदरणीय तेजस्वी यादव नेपोटिज्म के जीते जागते एग्जाम्पल, आदरणीय प्रियंका गांधी आ गई उनका सपोर्ट करने, आदरणीय एमके स्टालिन आ गए, नेपोटिज्म के, उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं, वो रहे हैं तमिलनाडु के। आज तो मजाक बना दिया उन लोगों ने इस यात्रा का। आदरणीय राहुल गांधी, उनके पीछे आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय तेजस्वी यादव, बीच में आदरणीय रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव की बहन, आदरणीय प्रियंका गांधी उनके साथ। ये नेपोटिज्म के अलावा और है क्या? तो क्या इस देश के वोटर, इस देश के लोग इस नेपोटिज्म को रिजेक्ट, इस नेपोटिज्म को सिर्फ एक लाइन में समेटने की बजाय इसको एक प्रोमिनेंट केस मानेंगे या नहीं, और इससे आजादी पाने की कोशिश करेंगे या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल भारतीय समाज के सामने खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप ये सब आरोप नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष तो 1 साल से वो लोग नहीं चुन पाए, कोई बता नहीं पाता मीडिया में। उपराष्ट्रपति कौन होगा किसी को नहीं पता रहता। भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा, इसमें भी लोग, 2 लोगों में अभी तक कंफ्यूज है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ होंगे या आदरणीय अमित शाह होंगे, और फिर भी लोग दबे जुबान से ये भी कहते हैं कि इन दोनों के अलावा भी कोई हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये सब नहीं। अब कोई सांसद बन गया, विधायक बन गया, इतनी बड़ी बात, वो पॉलिसी, पार्टी की पॉलिसी तय नहीं करते, उनको खुद नहीं। आदरणीय प्रशांत किशोर बहुत सही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बिहार में है ना आदरणीय सम्राट चौधरी, उनको खुद नहीं पता है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं। सही बात। भारतीय जनता पार्टी में नेपोटिज्म का यही हाल है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, उनके बेटे को जब पॉलिटिक्स में आना हुआ, वो उसी कतार में बैठे जिसमें आम कार्यकर्ता बैठे थे, क्योंकि उनको पता है उनको न संघ बैक करेगा उनके बेटे के होने के चलते, न उनको उनके पिता बैक करेंगे, न उनकी पार्टी बैक करेगी। आखिर आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय प्रियंका गांधी, आदरणीय तेजस्वी यादव, आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय डिम्पल यादव, आदरणीय राम गोपाल यादव, इन लोगों को कैसे झेला जा सकता है पॉलिटिक्स में? आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने जो खड़ा किया वो उन्होंने अपनी मेहनत से किया। आदरणीय कांसीराम ने जो खड़ा किया वो आदरणीय बहन जी को देके गए। आदरणीय बहन जी ने जो भी कंटिन्यूएशन किया वो अपने किसी भतीजे को वो अचानक से कैसे दे सकती? उनके पार्टी में बहुत सारे डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं जो उस रीजन के साथ हैं, उस बहुजन समाज के लिए। जब विपक्ष का नेता बनाना हो, चाहे राज्य में बनाना हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाना हो, तब कोई भी बन जाता है, लेकिन आला कमान वही रहता है। जब मुख्यमंत्री बनना हो तो परिवार से बनते हैं, अध्यक्ष बनना हो पार्टी का तो परिवार से बनते हैं। इतने ज्यादा नेपोटिज्म के ऊपर बात होने, इतना ज्यादा परिवारवाद झेलने के बाद कांग्रेस ने 1998 के बाद से उस परिवार से मुक्ति, भले सांकेतिक रूप से मुक्ति पाई हो। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे उस परिवार के ही हैं, हाईकमान आज भी आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय सोनिया गांधी ही है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे 2023 या 2022 में है। और इंटेलिजेंसिया का ये हाल है कि रवीश कुमार 2024 के चुनाव के पहले मैं खड़गे हूं, उनके लिए वीडियो बना रहे थे, उनके लिए प्रचार सामग्री बना रहे थे। मजाक है यार। और इंटेलिजेंसिया बेशर्म है, बिक चुकी है, वो बिकी हुई है। जिस दिन आप किसी को गोदी मीडिया कह सकते हो, उसी दिन से यह तय हो जाता है कि मीडिया में लोग गोदी में बैठने वाले तो हैं। अब जिनको मौका मिलता है वो बैठ जाता है। बेसिकली इंडियन सोसाइटी के रूप में हम लोग करप्ट तो हैं, तब तक ईमानदार हैं जब तक हम लोगों को मौका नहीं मिलता। इंटेलिजेंसिया और करती क्या है? धर्म, जाति, रिजर्वेशन, पिछड़ा, दलित,
फॉरवर्ड, बैकवर्ड, मुस्लिम, मुस्लिम एक, बस एक मुस्लिम। और इसको बात करके आदरणीय राहुल गांधी के लिए फील्डिंग कर रही है। आदरणीय तेजस्वी यादव के लिए दलीलें निकल कैसे पाती हैं इन लोगों से? वो परिवारवाद के हैं। और जब आप पूछो, अब तो बेशर्मी की हद ये हो गई है कि जब आप पूछो कि परिवारवाद उनके लिए कुछ नहीं है, अरे सब पार्टियों में है परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या? ये जवाब होता है। क्या वो सही है? क्या वो होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो पहले इंटेलिजेंसिया को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। पहले इंटेलिजेंसिया को ये कहना चाहिए कि ये नहीं हो सकता है। पहले आप इसको सुधारो, उसके बाद ही अपन बात करेंगे कि आपके प्रोज क्या हैं, आपके कॉन्स क्या हैं। लेकिन वही है, सबको बिकना है बहुत बड़े मुद्दे पर, जिससे पूरा देश इफेक्ट होता है, पूरे देश की नीतियां बनती हैं, पूरे देश की नीतियां बनकर लोगों के, एक कॉमन मैन के लाइफ को इफेक्ट करती हैं। उन चीजों को आप नहीं सुधारते। क्या रिजर्वेशन का नाम लेके, जाति धर्म इन सब चीजों का नाम लेके, हिंदू मुसलमान का नाम लेके अगर आप ये कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी करती है, तो आप ये कह के आदरणीय स्टालिन को समर्थन करोगे, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू के परिवारवाद को समर्थन करोगे, आदरणीय केसीआर के परिवारवाद को समर्थन करोगे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवारवाद को समर्थन किस मुंह से कर सकते हो यार? आदरणीय रामविलास पासवान हुआ करते थे, वो भी बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, उनके भी बेटे क्या हैं वो अपने पिता के पुत्र के होने के अलावा? कमिंग ऑफ एजेस तो सब लोग, मीडिया तो किसी को भी लिख देता है। आदरणीय राहुल गांधी को तो 2004 के बाद इतनी बार लिख चुका है कि उनको जब इतनी बार कहा गया इंडिया टुडे को, तो अब उन्होंने छापना बंद किया। नहीं तो हर 6 महीना में उनका मूड ऑफ नेशन आता है और साथ में एक बार राहुल आ जाता है कवर पे, कमिंग आउट ऑफ एजेस, कमिंग ऑफ एजेस। अब वो बदल गए हैं, नए राहुल आया करता था 2004 के बाद लगातार। आदरणीय चिराग पासवान की क्या अचीवमेंट है? वो अपने पिता के पुत्र हैं, उनका पूरा परिवार सांसद बन गया, उनके चचेरे भाई सांसद बन गए, उनके चाचा बन गए, उनके पिता थे, और क्या था? और आदरणीय रामविलास पासवान की राजनीति ये थी कि 2005 में पहली बार जो चुनाव हुआ, उनकी जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, बिहार के सारे माफिया उसमें थे। उसमें जितने लोग थे वो कहीं ना कहीं बिहार के माफिया लोगों, या तो खुद थे या उनके परिवार के लोग, उनके विधायक सांसद थे। क्या पॉलिटिक्स थी उनकी? जनता को इस बात को समझना होगा और निर्णय लेना होगा, क्योंकि परिवारवाद से बड़ा, भाई भतीजावाद से बड़ा कोढ़ भारतीय राजनीति के लिए कुछ नहीं, इससे बड़ा कर्स इंडियन पॉलिटिक्स के लिए कुछ नहीं है। लोकतंत्र जो होता है वो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल होता है। ये कोई एक परिवार, कोई अगर एक विधायक बन गया, ठीक है, मृत्यु होती है तो उनके पत्नी को या उनके बेटे को टिकट दी जाती है। ऐसे नेताओं की पोस्ट पे रहते कितने नेताओं की मृत्यु होती है? 1-2%, 3%, हार्डली। बाकी लोग कैसे, परिवार के लोग कैसे आ जाएंगे भाई? और कैसे देश, कैसे समाज इसको बर्दाश्त करता है? कैसे युवाओं को किसी परिवार को आगे आना ही नहीं दिया जाता? झंडा उठाने के लिए हैं सिर्फ ये लोग। किसी भी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अगर हैं तो क्या दरी बिछाने के लिए हैं? आगे वही आएंगे जो नोटों का थैला लेके आएंगे, किसी दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। इस बात को भारतीय समाज को, जनता को समझना बहुत जरूरी है। और जब तक हम एज अ कम्युनिटी, एज अ पीपल इन चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे साथ ऐसे ही पॉलिटिशियन हमारे सर पे मुसल्लत होते रहेंगे, ऐसी ही नीतियां मुसल्लत होती रहेंगी, इसी तरह समस्याएं बनी रहेंगी। एक मूवी आई थी अ वेडनेसडे, उसमें एक बहुत बढ़िया डायलॉग था कि कोई भी आतंकवादी, उसमें एक बीप था, गाली थी, बटन दबा के ये तय नहीं करेगा कि मैं कब जीऊंगा कब मरूंगा। मेरी जिंदगी का फैसला कोई एक बटन दबाकर तय नहीं करेगा। तो जो अपने माँ, अपने पिता के पुत्र हैं, मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो भी हमारा आपका भविष्य तय नहीं करेंगे। उनको नहीं करना चाहिए, उनको नहीं तय करने देना चाहिए। ये भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एज अ वोटर, एज अ सिटीजन। और अपने बच्चों के लिए अगर आप सोचो, आदरणीय प्रशांत किशोर आज जो कह रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए सोचो। आप जात पे, जमात पे वोट देते हो। यादव जाति के नाम पर आदरणीय तेजस्वी यादव ही हैं, आदरणीय मीसा भारती ही हैं, आदरणीय तेज प्रताप यादव ही हैं। एक ही घर में 2-2 विधायक, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 1 सांसद आज के डेट में एक साथ। ये न लोगों की भागीदारी है इसमें, न इसमें लोगों को उनके अधिकार मिल रहे हैं, और न लोगों के एस्पिरेशंस को इसमें एड्रेस किया जा रहा है। धन्यवाद।